नमस्कार दोस्तों, आवाज़ आ रही है। मैं फ्रेम में हूँ। अगर कोई फीडबैक दे सकें तो मैं श्योर हो जाऊँगा और मैं स्टार्ट कर दूँगा अपनी बात। समय हो चुका है। अगर कोई फीडबैक दें तो मैं सुनिश्चित हो जाऊँगा कि हेलो। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। हाँ, इसका मतलब ये है कि मैं दिख रहा हूँ, फीडबैक आ रहा है। नहीं नहीं, वीरेंद्र जी भी। यार हाँ, ठीक है। आलोक जी नमस्कार। आपका आया, मैं इंतज़ार ही कर रहा था। इसका मतलब है कि मैं पब्लिक हो चुका हूँ। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। रविवार का दिन बहुत कीमती समय होता है आराम करने का, बाकी के काम निपटाने का, बाकी के पढ़ने लिखने के इजाज़त का। वैसे समय में आपने समय निकाल कर यहाँ पर आए और यह बेशकीमती समय मुझे दिया। मुझे नहीं मालूम, जैसा कि मैंने फेसबुक पर लिखा था, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपका समय सार्थक हो। मेरी ये कोशिश होगी, पर मैं सुनिश्चित नहीं कह सकता। आज का टॉपिक है राजनैतिक चेतना का निर्माण और शिक्षा। नवल किशोर जी के आग्रह और नवल किशोर जी का जो अथक प्रयास रहा है लगातार इस मंच के साथ संघर्षशील चेतना को जगाने के लिए, उसके उसके आगे मैं बेबस था और मैंने तुरंत उनको हाँ कहा। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो अपने मन से उन्होंने यह मौका दिया। इसके पीछे भी एक शख्स हैं, वो जो अकादमिक सरोकार से ही केवल मेरे दोस्त बने, अकादमिक रूप से ही परिचय हुआ उनका। वो राजा राम भादु जी हैं। उनको मैं अपना धन्यवाद यहाँ ज्ञापन, अभी दिख नहीं रहे हैं पर उनको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि ये वो उत्कोच के तौर पर मेरे साथ रहे, प्रेरित करते रहे और मुझे बचने का कोई मार्ग नहीं छोड़ा। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी यात्रा कैसे होगी इस विषय को, राजनीतिक चेतना का निर्माण और शिक्षा में जो लेक्चर होने जा रहा है आज, वो उसकी यात्रा कैसे होगी, किन पड़ाव, किन मुहानों और किस मोड़ से होकर गुजरेगा, उसकी एक रूपरेखा मैं देना चाहता हूँ। तो उसका सबसे पहला ये होगा कि मैं कुछ घटना से शुरुआत करूंगा जिसका संबंध इस विषय से जुड़ता है, और फिर कुछ कविताओं से शुरुआत, उसके बाद फिर कविताओं पर आऊंगा। फिर ये बताऊंगा कि पाठ्य पुस्तकों की हालात इस संदर्भ में क्या है। उसके बाद कि राजनीति और पूंजीवाद का रिश्ता क्या है, शिक्षा में इसे किस तरह से वर्जित किया गया है। फिर पॉलो फ्रेरे के साथ कौन सी परिघटना हुई जो राजनीतिक चेतना के साथ जुड़ता है। फिर भारत में एक नया मोड़ आया पूंजीवाद और शिक्षा का, उस पर आऊँगा। और फिर राजनीतिक चेतना किस तरह का सवाल करता है, उस पर आऊँगा। और उसके बाद राजनीतिक चेतना की आवश्यकता क्या है, उस पर आऊँगा। और फिर दो किस्म के पाठ्य पुस्तकों पर आऊँगा। जो पाठ्य पुस्तक 2000 है, जो कि करिकुलम पाठ्यचर्या 2000 पर आया था, और पाठ्यचर्या 2005 है जो कि 2005 की पाठ्यचर्या पर बना था, जिसको क्रमशः मैं पाठ्यचर्या 2000 और पाठ्यचर्या 2005 से संबोधित करूंगा। इस तरह से 12 पड़ाव मैंने सोचे हैं। कितना कर पाऊंगा, कितना लांग पाऊंगा, कहाँ कितना रुक पाऊंगा, ये तो अब मंच की बात होगी, लेकिन मैंने यह सोचा है कि इन 12 पड़ावों से अपनी बात गुजारूंगा। तो पहला पड़ाव जो कुछ परिघटना से है, कल्पना कीजिए कि कोई नदी के किनारे, मान लीजिए कि दिल्ली में यमुना है, यमुना के किनारे एक बहुत बड़ी आबादी बसी हुई है, जो कि झुग्गियों में भी है और कच्ची बस्तियों में भी है, और अचानक अतिवृष्टि होती है, ज़्यादा
वृष्टि होती है और वो बाढ़ आता है और रातों रात उनको खबर नहीं होती और वो बह के चले जाते हैं। बहुत भारी जान माल का नुकसान होता है। वैसे जैसे ही बाढ़ आता है तो आप देखेंगे कि जमुना पर बने हुए दिल्ली में जो पुल हैं, उसका पुल के ऊपर चारों तरफ एक अस्थायी किस्म का टेंट बस जाता है। अब इस परिघटना से अगर मैं राजनीतिक चेतना को गायब कर दूं तो इस घटना को कैसे समझा जा सकता है? क्या इसको आप प्राकृतिक आपदा की तरह केवल देखेंगे? प्राकृतिक आपदा ये कि भाई क्या किया जा सकता था, वो बस रहे थे, बारिश आई, उसका पूर्वानुमान ठीक से, ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पूर्वानुमान लगाने वाले जो मौसम विभाग के लोग हैं वो असफल हुए। लेकिन क्या इससे ही इसकी व्याख्या संभव हो पाएगी? क्या यह प्राकृतिक आपदा है जो जान माल का नुकसान होता है? ऐसी घटनाएं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत होती रहती हैं। तो लेकिन सामान्य नज़रिया है उसको प्राकृतिक आपदा की तरह देखने की। लेकिन क्या इसकी व्याख्या संभव है प्राकृतिक आपदा की तरह देखने से? क्या यह इसकी समझ बन पाएगी? या यह भी देखना होगा कि यह कौन से लोग हैं जो मुख्य शहर से बाहर की परिधि में वैसी जगह पर रहने के लिए बाध्य हैं जो बसाहट के लिए संभव जगह नहीं है, असंभव जगह पर रह रहे हैं। वो इसलिए रह रहे हैं कि शहर के पास, शहर में रहने की एक कीमत होती है जो कीमत अदा करने की स्थिति में वो नहीं है। बिना कीमत शहर अपने यहाँ जगह नहीं देती। जो जितना बड़ा शहर है और जितना शहर का केंद्र है वह उतनी ही बड़ी कीमत लेती है। वो कीमत देने के लिए स्थिति में, हालात में नहीं हैं, इसलिए वो परिधि से बाहर ढकेल दिए गए हैं। शहर की परिधि में से बाहर हाशिए की जगह पर रह रहे हैं जो कि असंभव जगह है। वहाँ वो अपना जीविकोपार्जन के लिए कुछ पशु भी पाल लेते हैं, थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह भी उगाकर अपना काम चला लेते हैं, पर वह ऐसा रहने के लिए बाध्य क्यों हुए? भारत राष्ट्र राज्य के नागरिक होने के बावजूद उनको ऐसी असंभव जगह में कहाँ रहने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, जहाँ वो एक तरह से वनरेबल हैं, एक तरह से असंरक्षित हैं कि कुछ भी उनके साथ हो सकता है। तो यह जब तक से ये पूरे विकास की परिधि और कौन शक्तिमान कौन, नमस्कार जावेद जी, आपका स्वागत है। मैं बहुत कम लोगों को देख पाता हूँ क्योंकि एक रो में बंधा हुआ होता हूँ तो नाम पर ध्यान नहीं दे पाता है, लेकिन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। तो आप यह देखने की स्थिति में अगर आप इसमें राजनीतिक चेतना नहीं लगाएंगे कि कौन से वो लोग हैं जो केंद्र में रहते हैं, कौन से लोग हैं जो केंद्र के केंद्र में रहते हैं, कौन से लोग हैं जो कि परिधि में रहने के लिए विवश हैं और शक्ति संबंध में, शक्ति संतुलन में उनकी स्थिति ऐसी क्यों बनी है, वह किस जाति के हैं, वो किस धर्म के हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से उजड़ कर कैसे आए हैं और विकास के कौन से राष्ट्र द्वारा अपनाए गए पैमाने की वजह से उनकी यह अवस्थिति हुई है। यही इस राजनीतिक चेतना के बगैर इस घटना को पढ़ना और पढ़ाया जाना निश्चित रूप से विषय की समझ नहीं है। विषय को बहुत ही संकीर्ण करके, बल्कि कई मायनों में तो गलत स्थापित करके उसकी गलत व्याख्या करना है। कई जगहों पर आप देखेंगे, टेक्स्ट बुक में कई राज्यों को देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी घटनाओं को एक प्राकृतिक आपदा की तरह दिखाया जाता है और प्राकृतिक आपदा की तरह पढ़ाया जाता है और विद्यार्थी यही लेकर रहते हैं कि मानवीय हस्तक्षेप इसमें कोई जगह नहीं है, यह तो ईश्वर के अधीन है या प्राकृतिक के अधीन है और इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, या स्थितियों को बदला नहीं जा सकता है, या इस तरह की अस्तित्व विहीनता, अस्तित्व मूलकता को नकारना है, क्योंकि अस्तित्व मूलकता के लिए जरूरी शर्त है आशा। तो ये ऐसी तरह की एक तरह की पिटीपना, एक तरह की अकर्मण्यपना, एक तरह की ऐसी निराशा जिसमें कोई कर्म का, कोई मानवीय चेतना का, मानवीय समझ का कोई हस्तक्षेप न हो, ऐसा पढ़ाया जाना वह राजनैतिक समझ को दरकिनार करने के कारण इंसान ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां मानवीय कर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं रह जाता। दूसरी घटना जो सदगोपाल, प्रोफेसर अनिल सदगोपाल, जो मेरे उस्ताद भी रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CIE में
प्रोफेसर और हेड भी रहे, उन्होंने एक किताब लिखी थी और वो किताब काफ़ी चर्चित है, ग्रंथ शिल्पी से प्रकाशित है। उसमें एक लेख है, बस यमुना में क्यों गिरी। तो एक बार घटना जो लोग जानते हैं दिल्ली के और दिल्ली से बाहर भी, कि बस जो यमुना में गिरी थी उसमें बहुत सारे स्कूल के विद्यार्थी मारे गए थे। कई लोगों ने अनेक तरह की व्याख्या की कि ड्राइवर असावधान था, सो रहा था। कई लोगों ने कहा, प्रकृति को दोष दिया कि यह धुंध था। कई लोगों ने ये कहा कि नगर निगम ने वहाँ पर सफाई नहीं की थी और वहाँ पर कुछ गारे और रोड़े पड़े हुए थे। तो कई लोगों ने अनेक कारणों की व्याख्या की, पर अनिल सदगोपाल के उस लेख की खूबसूरती यह है कि उन्होंने कहा कि मानवीय गलतियां तो कब जीरो शून्य नहीं किया जा सकता, ऐसी घटनाओं को शून्य नहीं किया जा सकता। सवाल इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि विद्यार्थियों को 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दिल्ली शहर में ही ऐसा क्यों है कि उनको सफ़र रोज 10 किलोमीटर आना और 10 किलोमीटर जाना बस से जाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कोठारी आयोग द्वारा जो प्रस्तावित विचार था पड़ोसी स्कूल का, समान स्कूल व्यवस्था का, वह लागू नहीं किया गया। कि 1 किलोमीटर के 2 किलोमीटर या उसका पैमाना है कि इतने किलोमीटर के दायरे में वह स्कूल बच्चों की होनी चाहिए। ऐसा स्कूल होना चाहिए जो समान गुणवत्ता पूर्ण हो, यानी कि जिसमें जो लोहिया का नारा अगर याद करें कि राष्ट्रपति का अगर की संतान हो या चपरासी का, तो दोनों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता एक समान होना चाहिए, दोनों एक जगह पढ़ सकें। आखिर गुणवान शिक्षा न होने की वजह से ही बहुत सारे लोग ये ऑप्शन चूज करते हैं कि सो कॉल्ड जहाँ भी उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिखाई देती है वह किलोमीटर यात्रा बर्दाश्त करके भी वहाँ भेजते हैं। तो ये उनका कहना है कि इसको समझने के लिए यह देखना होगा कि वह कौन सी ताकत का समीकरण है, वह कौन से ताकत समूह है जो 1964-66 के बाद इतने सालों तक इस मुद्दे के बने रहने और लगातार उठाए जाने के बावजूद भी समान गुणवत्ता वाला स्कूल बच्चों के निवास के आसपास ही उपलब्ध करने का जो परियोजना, जो प्रस्तावना था, उसको क्यों नहीं स्थापित किया गया। यह क्या इसकी समझ के बगैर, और इसकी समझ के लिए राजनीतिक चेतना की आवश्यकता बहुत है, वरना आपको ये समझ आएगा नहीं, वरना आप इसको इधर उधर के कारणों में ही देखेंगे, जैसा कि उस समय देखा गया कि ड्राइवर की गलती हो सकती है, मौसम की गलती हो सकती है। उस समय स्कूल को छुट्टी दे देना चाहिए था जब ऐसा धुंध था, तो तेज रोशनी, ऐसा लाइट तकनीकी बस अच्छी नहीं थी, ऐसा तकनीक नहीं था जो कि रोशनी को भेज सके, इत्यादि इत्यादि। इसकी पहले भी मैंने कुछ की चर्चा की, पर इससे अहम सवाल जो कि राजनीतिक चेतना से लैस होने के बाद ही समझ में आती है और इसकी संपूर्ण व्याख्या करती है और इससे जुड़े हुए तमाम खतरे को अधिकतम दूरी तक दूर करती है, वह समान स्कूल प्रणाली को नहीं लागू करने की जो राजनीति है उससे जाकर जुड़ती है। इसलिए जरूरी है राजनीतिक चेतना का निर्माण। मैंने राजनीतिक चेतना को और समझने के लिए कुछ कविताएं आपके सामने मैंने रखा है। यह मेरे लेक्चर का तीसरा पड़ाव है। वो चूँकि सारी कविताएं मुझे याद नहीं हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा कागज़ में देखना होगा, इसलिए थोड़ा बहुत अगर मैं सो कॉल्ड फ्रेम से बाहर निकलूं और इधर उधर देखता रहूं, तो इधर कागज़ की तरफ देखूं, तो आप बुरा न मानिएगा। चंद्रकांत देवताले की कविता है। प्रजातंत्र की यथ यात्रा निकल रही है, औरतों और बच्चों को रौंदा जा रहा है, गुंडों और नाटों की ताकत से हतप्रभ लोग खामोश है। मैं भी खड़ा हूँ और ताप रहा हूँ और बचा रहा हूँ ठिठुरने से अपनी आत्मा को, शायद यही इस वक्त की सबसे जरूरी काम है। उन्हीं की एक दूसरी कविता है। अब के फिर मुर्गे पकेंगे,
अब के फिर मुर्गे पकेंगे, मंद और सल्फा की हांडी फूटेगी, मांदरी की साज पर थिरकेंगी बस्तर की लड़कियां। 7वें दशक के कवि हैं जगूड़ी जी। उनकी एक कविता है, जहां जहां गोलियां दागी गई थीं, क्या वहां वहां फूल दाग दूं। जहां जहां गोलियां दागी गई थीं, क्या वहां वहां फूल दाग दूं। चुराए गए बच्चों के लिए लिख दूं कि उनके चेहरे फूल जैसे थे। 80 के दशक में अरुण कमल की कविता है, देखो हत्यारों को मिलता राजपाट सम्मान, जिनके मुंह में कौर मांस का उनको मगही पान। अरुण कमल की दूसरी कविता है 80 की दशक की, राजनीति इतनी कड़ी चल रही है। राजेश जोशी की कविता है 80 के दशक की, एक ही शातिर चीज है आप भी चांद मियां, कब तक खेलते रहेंगे लोगों से यह बिना विषाद की शतरंज। आप जो मटर गश्ती करते हैं रात भर, गश्त पर निकले सिपाही क्या तंग नहीं करते आपको। नरेंद्र जैन की उनके बाद की कविता है, उथल पुथल भरे इस दौर में यह शायद कविता के आराम का वक्त है, शायद खामोशी का। दूसरी उन्हीं की कविता है, आलोचक दिल्ली में बिराजे हैं, जबलपुर में मलय कविता लिख रहे हैं, जबलपुर से दिल्ली इतनी दूर है। मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए। ये हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का कविता इससे भरा पड़ा है। इन कविताओं के साथ आप क्या करेंगे? इन कविताओं को क्या टेक्स्ट बुक से बाहर निकाल देंगे? और यह क्या उचित कदम होगा? जैसा कि अभी है, आप देखेंगे कि ऐसी कविताओं का पाठ्य पुस्तकों में कोई जगह नहीं है। चाहे वह 2000 की बनी हुई कविताएं हों, 2000 की पाठ्यचर्या पर बनी हुई किताबें हों, या 2005 की पाठ्यचर्या पर बनी हुई किताबें हों, ऐसे साहित्य से दरकिनार किया जा रहा है जिसमें राजनीतिक सत्ता के साथ संबंध है। तो क्या ऐसी कविताओं को आप की तरफ से आंख फेर लेंगे, या अगर ऐसी कविताओं को पढ़ाएंगे तो अराजनीतिक होकर पढ़ाया जाना संभव है? राजनीतिक चेतना के साथ के बगैर, राजनीतिक चेतना के लैस के बगैर आप पूरे के पूरे हिंदी साहित्य से एक अपरिचय और एक कुपटपने के शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए भी राजनीतिक चेतना की ज़रूरत है कि आप पूरा हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य ही क्या, तो तमाम तरह के साहित्य में प्रतिरोध एक मुख्य धारा है, और सत्ता से टकराना, सत्ता को प्रश्नांकित करना, शक्ति संबंधों पर सवाल करना। कपिल जी नमस्कार। तो शक्ति संबंधों पर सवाल करना, उससे समझना, न्याय की व्यवस्था को समझना एक जरूरी चीज के तौर पर है, और उसको नकार के आप पाठ्य पुस्तक को सुरक्षित तथा कथित आप सुरक्षित दायरे में ले जाते हैं, और यह तमाम ज्ञान की जो परंपरा है जो हिंदी साहित्य से लेकर सभी साहित्य में फैला हुआ है, उससे दरकिनार करना है। सवाल ये है कि पाठ्य पुस्तकें चुप क्यों हैं ऐसी रचनाओं से? या अगर आप कल्पना कीजिए कि आप कहीं भी किसी भी तरह के प्रदर्शन और प्रतिरोध में जाते हैं, तो आपको एक बड़ा ही दुष्यंत कुमार का हो गई अब पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए आपको गाते हुए लोग मिल जाएंगे। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, पर टेक्स्ट बुक में मैंने कभी नहीं पढ़ा इसको। या गोरख पांडे की कविता है, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। या गोरख पांडे की दूसरी ही कविता है जिसमें वो कहते हैं, रौरा शासन के देखनी हाल, कुछ ऐसा करके मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन वो कविता ऐसी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कविताएं जो प्रतिरोध की कविताएं हैं, वो कभी भी क्यों नहीं टेक्स्ट बुक में, क्योंकि आती हैं, जगह पाती हैं, क्योंकि राजनीतिक चेतना के संबंध में उनका खास परसेप्शन है। एक परसेप्शन है कि राजनीति, जो कि डोमिनेंट परसेप्शन है, राजनीति बहुत बुरी और गंदी चीज होती है। दूसरा परसेप्शन ये है, दूसरी अवधारणा ये है कि शिक्षा और राजनीति का कोई आपसी संबंध नहीं है, बल्कि राजनीति शिक्षा में आकर उसको भ्रष्ट कर देती है। तीसरा परसेप्शन ये हो सकता है
कि विद्यार्थी को राजनीति से दूर रखना चाहिए और उनके भोलेपन को बचाए रखना चाहिए। चौथा परसेप्शन ये हो सकता है कि राजनीति उनके लिए एक जटिल विषय हो सकता है और इसलिए उसको यहाँ नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि विद्यार्थी इस उम्र में यानी कि 12वीं तक में विद्यार्थी जहाँ वो हिंदी पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी उसमें समझने के लायक स्थिति में नहीं है। यह अनायास नहीं है। राजनीति के साथ यह दूरी एक तरह का खेल है। राजनीतिक चेतना से दूरी बनाए रखना एक तरह का खेल है, एक तरह का पूंजीवादी सत्ता का खेल है, जिसमें वो लगातार राजनीति को एक भ्रष्ट जगह के तौर पर लोगों में पेवस्त करता रहा। इसके खेल का और शिक्षा में भी आया। अगर यह खेल आप देखेंगे तो उदारीकरण के समय को अगर शिक्षा में याद करें आप, तो बिरला अंबानी रिपोर्ट आया था जिसमें लगातार ये कहा गया था, स्थापित किया गया था कि परिसर को, विश्वविद्यालय के परिसर को राजनीति से मुक्त किया जाना चाहिए। और आप बाद के प्रयासों में देखेंगे कि तमाम तरह के विश्वविद्यालयों में राजनीति से विहीन करने के कैसे कैसे प्रयास हुए हैं। राजनीति विहीनता, राजनीतिक चेतना विहीनता को शिक्षा के लिए एक बेहतर स्थिति मानी गई, ताकि आप क्योंकि आप ऐसी चेतना से ऐसे प्रश्न की ओर न बढ़ें, ऐसे प्रश्न की ओर प्रशिक्षित न हो सकें जो बुनियादी सवाल खड़ा करें। इसलिए यह जरूरी था, चूंकि पूंजीवाद को एक कार्यपालक चाहिए, आइडियोलॉग नहीं चाहिए, आइडिया उपजाने वाले लोग नहीं चाहिए, प्रश्न खड़े करने वाले लोग नहीं चाहिए। इसलिए एक तरह की राजनीतिक विहीनता परोसी गई। यह देखिए कैसे अनैतिहासिक रूप से किया गया। अभी बहुत ऐसा नहीं है कि स्मृति से पूछ गया है। अगर आज़ादी की लड़ाई याद करें तो उसमें बड़ा सा वर्ग ऐसा था जो कॉलेज की शिक्षा, स्कूलों की प्रतिष्ठित कॉलेज और की शिक्षा छोड़कर और राजनीति में आया, और उसका भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वागत किया। एक आंदोलन के तौर पर स्कूल और कॉलेज भी खोले गए, क्योंकि माना यह गया कि जिस तरह की शिक्षा ये दे रहे हैं वह एक तरह से राजनीतिक विहीन शिक्षा है और कार्यपालक बनाने की शिक्षा है। इसलिए राजनीति एक शिक्षा का जरूरी हिस्सा होना चाहिए। तो अनैतिहासिक विमर्श को अनैतिहासिक करके, स्मृति विहीनता करके आपकी स्मृति पोंछ दे रहे हैं। जब आज़ादी की लड़ाई की पूरी स्मृति पोंछ कर और उससे वहाँ से काट कर, और आपको ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक चेतना या शिक्षा का राजनीति के साथ संबंध होना एक बुरी बात है और विद्यार्थी को केवल अपने पढ़ाई लिखाई के साथ चलना चाहिए। एक बात और है, अगर आप इसे देखेंगे कि शिक्षा में पॉलो फ्रेरे नाम के एक, आप लोग परिचित होंगे, पॉलो फ्रेरे नाम के आलोचनात्मक शिक्षा के एक बड़े चिंतक हुए, जिनकी प्रसिद्ध किताब में, सबसे प्रसिद्ध किताबों में उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र है, पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड है, उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र है, पेडागॉजी ऑफ होप है, और बहुत सारे पेडागॉजी ऑफ क्रिटिकल कॉन्शसनेस है, उनकी किताब है। पॉलो फ्रेरे को क्या हुआ, 1994 की घटना है। पॉलो फ्रेरे जरूरी तौर पर मानते हैं कि शिक्षा का राजनीति से अनिवार्य संबंध है और इसको पृथक किया जाना शिक्षा की संवेदना को, शिक्षा की समझ को मार देना है, उसको रिड्यूस कर देना है और शिक्षा को महज तकनीकी बना देना है। इस पर उन्होंने खूब लिखा स्कूल। और जब फ्रांस में एक सम्मेलन हुआ, शायद यूनिसेफ या यूनेस्को का सम्मेलन हुआ था 1994 में, तो वहाँ लातिनी अमेरिका के लोगों ने और दुनिया के तमाम और बहुत सारे चिंतकों ने यह कह दिया कि चूंकि इन्होंने राजनीति से शिक्षा को ज़्यादा ही जोड़ते हैं कुछ, इसलिए इनको शिक्षाविद नहीं मानना चाहिए, शिक्षाविद से दरकिनार कर देना चाहिए। यह वहाँ भी है, विदेश में भी है, यूरोप में की भी परिघटना है। और ये आज की नहीं, 1994 का दौर देखिए और यहाँ बिरला अंबानी का दौर देखिए, तो आप देखेंगे कि राजनीति से हटने का एक पूरा पैमाना है। और ये अन्य फ्रंट पर भी दिखाई देता है। आप देखेंगे कि जिस तरह से मजदूरों के संगठनों के साथ
कानून बनाए जा रहे हैं, मजदूर संगठनों के साथ जिस प्रकार से उनके अधिकारों के साथ चीज़ें आ रही हैं, वो भी एक तरह का अराजनीतिकरण है। तो आप देखेंगे कि अराजनीतिकरण करने का एक लंबा दौर है, एक दर्शन है। अब सवाल है कि राजनीतिक चेतना करती क्या है। राजनीतिक चेतना यह देखती है कि ताकत किसके पास है। राजनीतिक चेतना देखती है कि ताकत केंद्रित है या विकेंद्रीकृत है। राजनीतिक चेतना यह देखती है कि ताकत का प्रवाह किस ओर है। राजनीतिक चेतना यह देखती है कि ताकत का इस्तेमाल किस लिए, क्यों और किसके ऊपर किया जा रहा है। राजनीतिक ताकत देखती है, ये राजनीतिक चेतना देखती है कि ताकत की वैधता ली कैसे गई है, और वह वैधता अभी बरकरार है या वैधता अब प्रश्नांकित हो चुकी है। राजनीतिक चेतना यह देखती है कि केवल संदेशों का सामाजिकरण, केवल एक तरफ से आए हुए संदेशों से हम सामाजिकृत हो रहे हैं, या उस राजनीतिक सामाजिकरण को प्रश्नांकित भी करते हैं। और ये सब इतने गहरे सवाल हैं कि इसको दरकिनार करना जो है एक तरह की मजबूरी बन जा रही है, एक तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से होते जा रहा है। आप देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। अब आप अगर टेक्स्ट बुक में भी देखें कि किस प्रकार जो चीज़ें शामिल हैं, उससे भी मुंह फेर दिया जाए। जैसे नागार्जुन की एक कविता है, बादल को घिरते देखा है। तो अमूमन आप पेडागॉजी में देखेंगे, मैं चूंकि शिक्षण शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, तो कई बार हर साल प्रैक्टिस टीचिंग देखने के लिए जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो भी देखने के लिए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिखाई देते हैं, उसमें एक उदाहरण दे रहा हूँ। बादल को घिरते देखा है। अधिकतर राजनीतिक चेतना के बगैर, इस कविता की पृष्ठभूमि को जाने बगैर, उस समय की पॉलिटिकल राजनीतिक स्थिति को जाने बगैर इन कविता का पाठ कराया जाता है। क्या उसको सौंदर्य परख की, देखिए नागार्जुन में किस प्रकार की सौंदर्य परखता है। नागार्जुन किस प्रकार से सौंदर्य और प्रकृति के वर्णन में भी वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका कोई संबंध, चूंकि अभिधा रूप में कविता में नहीं लिखा हुआ है, सीधे सीधे नहीं लिखा हुआ है, तो मान लिया जाता है, शिक्षण शास्त्री मान लेते हैं कि इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब ये आप कविता के बारे में जानेंगे तो यह 1939 क्या बोलेंगे 39 में लिखी गई थी। और वर्ल्ड वार का जो उस समय विश्व युद्ध का, सेकेंड विश्व युद्ध का बादल घिर रहा था। बहुत सारे समीक्षकों का कहना है कि नागार्जुन ने उस बादल को घिरते देखा में भी आपने देखा होगा बादल को घिरने का बिंबों में प्रतिरूप किया है कि अब आसन्न संकट आ रहा है और विश्व मानवता खतरे में है। कई लोगों की व्याख्या है कि विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना के संबंध में जो आश्वस्ति पाया जा रहा था कि वैज्ञानिक चेतना के आधार पर मानवीय भविष्य का, मानवीय नियति के बारे में हम एक सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह अब सुरक्षित है, क्योंकि वैज्ञानिक चेतना बढ़ रही है, विज्ञान बढ़ रहा है और लोगों की रूढ़ियाँ, पूर्वाग्रह खत्म हो रहे हैं और विवेकीकरण का समय आ रहा है। पर उस अंध राष्ट्रवाद ने इतना तमाशा मचाया कि आप जानते हैं कि वो विभीषिका आज भी किसी न किसी रूप से झेली जा रही है। नागार्जुन ने उधर भी संकेत किया था, लेकिन चूंकि राजनीतिक चेतना के संबंध में हम कॉन्शस नहीं हैं, उसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, पूरी व्यवस्था में नहीं मानते, इसलिए बादल को घिरते देखा को केवल प्रकृति के चित्रण के तौर पर डाल दिया जाता है। वैसे ही एक कविता है केदारनाथ की, वो है चने के खेत के संबंध में है कि उसको वो देखते हैं, चने का जो फूल फूटता है कि मुरेठा बांधे खड़ा है। अब कई लोगों का मानना है कि यह केवल और केवल खेत की सुंदरता का वर्णन नहीं है, बल्कि यह एक तरह के उठ खड़ा होने का, मुरेठा बांधना के एक अदना जो चना है, जिसको चने या सरसों है, संभवतः दोनों में से कोई एक हो सकता, तो वो जिस तरह से खड़ा है, कदना बहुत पतला, बहुत नाजुक सा,
वो खड़ा है एक अपने मुरेठा बांधे हुए, यानी कि तैयार है, सन्नद्ध है विपत्तियों से लड़ने का। तो एक तरह की संघर्षशीलता उसमें लोग देखते हैं, पर उसको लोग खेतों की हरियाली से ही केवल तब्दील कर देते हैं। यह राजनीतिक चेतना का अभाव का कारण है कि अगर राजनीतिक चेतना को आप दरकिनार करेंगे और उसी दर्शन के फेरे में पड़ जाएंगे कि राजनीति बुरी होती है, बच्चे राजनीति नहीं समझ सकते। शिक्षा एक पवित्र जगह है जहां राजनीतिक जैसे गंदले चीज का प्रवेश नहीं हो सकता, और बच्चे समझने की स्थिति में नहीं है, या चीज़ों को जटिल अगर इसी ट्रैप में अगर पड़ जाते हैं तो हम मानवीय संभावनाओं को, मानवीय हस्तक्षेप की संभावनाओं को, अपनी अवस्थिति देखने को कि हम कहाँ हैं, जो राजनीतिक शास्त्र नज़रिया दे सकती है, उससे वंचित रह जाते हैं कि हमारी अवस्थिति क्या है, हम ऐसा हैं तो क्यों हैं, और ऐसा हैं तो क्यों हैं उसके कारणों को समझते हैं तो फिर ऐसे कारणों में क्या हस्तक्षेप किया जा सकता है कि हमारी ऐतिहासिक स्थिति बदली जा सके। यह महिलाओं के संबंध में भी हो सकता है, दलित के संबंध में भी हो सकता है आपको, लेकिन पाठ्यपुस्तक एक खास तरह की दूरी बनाए रखती है। और आप देखेंगे कि ये हर तरह, ये एक तरह का आप देखेंगे कि राजनीति, कोई भी राजनीतिक विचार रखने वाली सत्ता है, सब में कमो बेश आपको यह दिखाई देगा, उसमें एक तरह की समानता दिखाई देगी। आप अगर गहरे तौर पर देखेंगे, मैंने एनसीईआरटी की किताबें देखी हैं, और आपको दिखाई देगा कि चाहे राजनीतिक सत्ता किसी भी विचार वाले व्यक्ति की हो, सब ने राजनीतिक चेतना वाली चीज़ों से, वादी रचनाओं से एक दूरी बनाए रखी है। इसलिए एक बड़ा का बड़ा साहित्य जो है वह उससे बाहर रहता है, उसको लिया नहीं जाता है। उन लेखकों को तो लिया जाता है, उन लेखकों को लिया जाता है जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे निराला, लेकिन निराला की उन कविताओं को नहीं लिया जाता जो सीधे सीधे राजनीति पर से जाकर जुड़ती हैं। जैसे रामविलास शर्मा जी ने पूरा अपना एक किताब में एक चैप्टर ही संबंधित किया कि किस प्रकार अपने समय के 60 के दशक के नेहरू का जिस समय शासन था, अपने मतभेद, उनके किताबों में उनकी गहरी आलोचना, या नेहरू की ताकत थी कि वो आलोचनाओं को भी जगह देते थे, सम्मान के साथ, दमन नहीं करते थे। पूरी रचना है उनके साथ। उसके बाद एक खास समय आता है, उसमें भी निराला ने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी हैं, जैसे आपको केवल याद दिलाने के लिए कह रहा हूं, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मद में बाकी डैश, या जली, मेरे ठीक से ना याद हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, जली साख की ठूंठ पर जली साख की ठूंठ पर गई कोकिला कू, बाल न बाका कर सका शासन की बंदूक। इस तरह की उनकी बहुत सारा, जैसे मंत्र कविता है, ओम गणप नारायण, इसी पेट में समा जाए सर्वहारा, ओम ओम फट। तो ये एक तरह की चीज है जो आप देखेंगे कि उसमें शामिल नहीं है, पाठ्य पुस्तकों में शामिल नहीं। निराला जो छायावादी कवियों में, पंत और निराला एक ऐसे कवि हैं जो भी किसी भी तरह के विचार और विचारधारा वाला अगर केंद्रीय शासन हो, एनसीईआरटी की किताबों में, एनसीईआरटी की हिंदी किताबों में अच्छे खासे जगह पाते हैं। 3 या 4 बार आते हैं। मैंने 8 से 12 तक की किताबों, 9 से 12 तक की किताबों का अध्ययन किया है। उसमें दिखाई देता है कि वो काफ़ी बार, 4 बार आ चुके हैं। लेकिन निराला की वह दंतुरित मुस्कान है, निराला की वो कविताएं हैं बादल राग, जो कि सामान्य क्रांतिकारी तेवर की हैं पर राजनीति से सीधे तौर पर नहीं लगती। नागार्जुन हैं, पर नागार्जुन की वो कविताएं नहीं हैं जो राजनीतिक चेतना से सीधे सीधे लैस हैं, जो एक समय विशेष को रेखांकित करती हैं, जो एक काल समय के संकट को रेखांकित करती हैं, वो नहीं। रघुवीर सहाय की कविताएं हैं, रघुवीर सहाय भी महत्वपूर्ण है उनको, लेकिन रघुवीर सहाय की वो
वो कविताएं नहीं हैं जो जैसे उनका राष्ट्र पर है कि वो सुथन्ना पहने कौन राष्ट्र विधाता गाता है, कुछ ऐसा है, मुझे ठीक से याद नहीं है। ये रघुवीर सहाय का ही एक दूसरी कविता है कि उसमें है कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, टूटे न टूटे तिलस्म सत्ता का, मेरे भीतर का कायर टूटेगा, टूट मेरे मन टूट मत झूठ मूठ रूठ। इन कविताओं के लिए जगह नहीं है। ये उसी समझ का, उसी एक तरह का एक जो दर्शन परोसा जा रहा है, जो एक खास तरह के पूंजीवादी दर्शन में है, जो कि नव पूंजीवाद 1990 के बाद का जो संरचनात्मक समायोजन और उदारीकरण का दौर आया, जिसमें शिक्षा का उद्देश्य बदला जा रहा है। शिक्षा का उद्देश्य जिस तरह से बदला जा रहा है, उसमें खास तरह की दूरी बनाने की एक राजनीति केवल शिक्षा में नहीं है, बल्कि सारे फ्रंट से राजनीति को दरकिनार किया जा रहा है। यह पूरा का पूरा ज्ञान शास्त्र, जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी को आप कैसे पढ़ेंगे, पूरे का पूरा ज्ञान शास्त्र को दरकिनार करने का मामला है कि उसको आप किस प्रकार से दरकिनार कर रहे हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि 2000 अगर आप देखें, मैंने देखा है एनसीईआरटी की किताब जिसमें 2 पीढ़ियों की किताब है और एक पीढ़ी की किताब जो कि पाठ्यचर्या 2000 पर किताबें बनी हैं। 9 से 12 तक में मैंने देखा है, 9 से 12 तक में कुल कविताएं, हिंदी की कविताएं एनसीईआरटी की कुल कविता 134 है, जिसमें केवल 2 कविताएं ऐसी हैं जो कि राजसत्ता से बात करती हैं, राजसत्ता से जाके लगती हैं, राजसत्ता से जाकर सटती हैं। जिसमें एक कक्षा 9 की है, हिंदी द्वितीय भाषा, संवाद भाग 1, उसमें बाल कृष्ण शर्मा नवीन की कविता है, बसंत और संभाषण। आप अगर देखेंगे बसंत और संभाषण, तो बसंत और संभाषण राजनीतिक चेतना से जुड़ता तो है, राजनीतिक सत्ता से जुड़ता तो है, पर वह औपनिवेशिक कालीन सत्ता से जुड़ता है। इसमें दोनों में जेल की अनुभूति है, जेल में क्या उनको महसूस हो रहा है, औपनिवेशिक काल के समय की है और आज़ादी के बाद के समय की नहीं है। आज़ादी के बाद के समय की आप देखेंगे कि बहुत सारी रचनाएं न केवल हिंदी में बल्कि सिनेमा जगत में भी है। आप एक प्रसिद्ध जो है वो फिल्म अगर ध्यान दें, प्यासा, जाने कैसे लोग थे जिनको प्यार को प्यार मिला, या प्यासा के और भी दूसरे गाने भी। प्यासा का एक सीन भी याद कीजिए कि एक सिपाही का पांव बूट युक्त टक टक करता हुआ सिपाही का पांव किसी महिला का, आरक्षित महिला का, और एक खास तरह के पेशे में ढकेल दिए गए महिला का पीछा करता है। तो आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद 60 के दशक में रघुवीर सहाय, धूमिल तो ने संसद से सड़क तक तमाम तरह की, उसमें बहुत सारे, मैं कविताओं का जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने लगातार अपने असंतोष, अपने प्रश्न खारिज करने का मामला नहीं होता, वो अपने प्रश्नों के जरिए वो लगातार एक राष्ट्र को, आदमी क्या समझता है, राजनीतिक चेतना एक नकारात्मक चीज है, वो खारिज करने वाली है, दूसरे को उखाड़ देने वाली है, लेकिन इसको समालोचना की तरह नहीं देखा जाता कि वह लोकतंत्र को समृद्ध करने वाली व्यवस्था है। अगर राजनीतिक चेतना न हो तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो राजनीतिक चेतना से लैस होकर संविधान में जो महत्वपूर्ण चीज जोड़ा, जो कि आज बुनियाद है उसकी, और जो एक सहारा है, ये उम्मीद है हस्तक्षेप का और बदलाव का, वह राजनीतिक चेतना के बगैर कैसे संभव हो सकता है। जिन्होंने वंचितों की तरफ से लड़ाई लड़ी, उन्होंने कभी भी राजनीतिक चेतना को दरकिनार नहीं किया, बल्कि जरूरी पाया। जिन्होंने राष्ट्र के लिए, संपूर्ण राष्ट्र की आज़ादी के लिए लड़ा, उन्होंने राजनीतिक चेतना को बुरा नहीं माना। ये कौन से लोग हैं जो राजनीतिक चेतना को मानते हैं कि यह एक बुरी चीज हो गई है, एक काल कोठरी हो चुकी है? अगर अंबेडकर साहब जिस समय संविधान
का मामला चल रहा था, उस समय आंदोलन भी चल रहा था। उनका प्रसिद्ध नारा है शायद एजिटेट एजुकेट, शिक्षित बनो और आंदोलन करो, और इसके साथ कुछ जुड़ता है। पेरियार साहब को अगर याद करें तो राजनीतिक चेतना अगर हटा दिया जाए तो फिर क्या हो, मतलब क्या उनका असर हो। जो उन्होंने समृद्धि जोड़ी है, जो विमर्श में समृद्धि जोड़ी है, जो वंचितों को उम्मीद दी है, वह कहाँ से आता। अगर फूले ने वो किताब न लिखी होती, फूले ने जो प्रश्न खड़े किए, जो कि एक अस्तित्व मूलक प्रश्न थे, दार्शनिक क्वेश्चन थे, अगर वो खड़े न किए होते वह, तो फिर क्या होता। वो राजनीतिक चेतना के बगैर संभव नहीं था जो कि उन्होंने किसान के कोड़े में किया, गुलामगिरी में लिखा। वह राजनीतिक चेतना से ही उपजने वाले सवाल हैं जो कि इसको समृद्ध करते हैं हमारी राष्ट्र व्यवस्था को। अगर राजनीतिक चेतना न होता तो ये न्याय का सवाल लेकर हम कैसे आगे बढ़ते, संरचनाओं में कैसे जाते। हम रिजर्वेशन की जो आज बात करते हैं, असहमति सहमति की तमाम तरह की बात है। हाँ, मनोज जी ने उसको संशोधित करके भेजा है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। यह राजनीतिक चेतना के साथ ही संभव है। राजनीतिक चेतना न केवल इसलिए जरूरी है क्योंकि वह आपको हक दिलाती है, अधिकार दिलाती है, नए हकों की बात करती है, बल्कि ये कि संविधान में जो दी गई चेतना है उसमें आपको सामाजिकृत भी करती है, आपके चेतना में हस्तक्षेप करके आपके चेतना को नवीकृत भी करती है और ज़्यादा इंसानी बनाती है, आपका मानवीकरण करती है। आशा कहाँ है? आशा राजनीतिक चेतना में भी है। अगर राजनीतिक चेतना नहीं है तो बदलाव संभव नहीं है। आलोक मिश्रा जी ने उसको हिंदी में किया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आप सबका धन्यवाद जो कि मुझे बीच में मेरी विस्मृति को ठीक कर रहे हैं और उसको संगठित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि राजनीतिक चेतना से यह जुड़ी, राजनीतिक चेतना से यह दरकिनारी एक तरह की आपको समझ विहीनता की ओर ले जाती है, एक तरह से कुपठ बनाती है, अशिक्षित बनाती है और ऐतिहासिककृत करती है। ऐतिहासिक चेतना से आपको काटती है और विस्मृतिकृत करती है, यानी आपकी यादाश्त को पोंछ लेती है, क्योंकि यादाश्त मुक्तिदायी संघर्ष की ओर बढ़ सकता है, मुक्तिदायी हो सकता है, आपको सबल कर सकता है। इसलिए जो स्वतंत्रता संग्राम की तमाम लड़ाइयाँ हैं, बिरसा मुंडा से लेकर आदिवासी संस्थान से लेकर और जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो को आप कह सकते हैं उग्र और नरमपंथी और गरमपंथी, तमाम तरह के लोगों में, चाहे वो गरमपंथी हों चाहे वो नरमपंथी हों, राजनीतिक चेतना के बगैर संभव नहीं थी। उत्तर भारत में तमाम तरह के जो राजनीतिक संगठन बने, उसकी वर्तमान हालात पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ या उसकी समीक्षा करने का यह समय नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में तमाम जो संगठन बने, जो एक खास तरह के जाति, वंचित जाति को एक शक्ति का एहसास कराया और उनको बताया कि आपकी लोकतंत्र में आपकी भी जगह है और आपका भी वोट है और आप भी जो है इसको प्रभावित कर सकते हैं, इसके एजेंडे को प्रभावित कर सकते हैं, वह राजनीतिक चेतना के बगैर संभव नहीं। खैर, मैं बात कर रहा था 2000 का। तो 2000 पर बनी हुई जो किताबें थीं, जिसमें 9 से 12 तक जो मैंने देखा, 134 कविताओं में 2 कविताएं बाल कृष्ण शर्मा नवीन, बसंत और संभाषण नाम की, जो कि किस रूप में हैं? वो औपनिवेशिक काल की हैं। आज़ाद भारत के बाद जो राष्ट्र बन रहा था, जिसमें सो संशय, दुविधाएं, प्रश्न, ये सब उठ रहे थे, विकल्प जो उठ रहे थे राजनीतिक चेतना के साथ, उसके साथ साफ तौर पर दूरी दिखाई देती है। अगर आप 2005 पर किताब बने देखें, 2005 की पाठ्यचर्या पर, तो कुल कविताएं इसमें 9 से 12 तक में 108 हैं और केवल एक रचना ऐसी है जो माखनलाल चतुर्वेदी की है और वो भी बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी लोग जानते होंगे, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। कैदी और कोकिला, कक्षा 9, क्षितिज भाग 1, आधार में। तो आप देखेंगे, लेकिन ये भी कैसी कविता है? यह भी औपनिवेशिक कालीन है
औपनिवेश के बाद आज़ाद हिंदुस्तान के बनने की प्रक्रिया में राजनीतिक चेतना ने जो भूमिका अदा की, जो ऐतिहासिक भूमिका अदा की, और आज भी कर रहा है, आज भी राजनीतिक चेतना के आधार पर बहुत सारे साहित्य लिखे जा रहे हैं, बहुत सारा प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, समाजशास्त्र और इतिहास खड़ा किया जा रहा है। राजनीतिक चेतना के आधार पर ही का एक रोल है, ही नहीं कहा जा सकता, पर एक रोल है कि इतिहास राजा रजवाड़ों के इतिहास से अलग हटा और वह एक तरह का सबल्टन हिस्ट्री बना, उसके साथ भी दलित हिस्ट्री बना, उसके साथ राजनीतिक चेतना के हस्तक्षेप की वजह से ही बहुजन का इतिहास लिखा जाने लगा, श्रम का इतिहास पर जोर दिया जाने लगा, क्योंकि यह देखा गया कि राजनीतिक संबंधों में, राजनीतिक शक्ति समीकरण में यह सबसे निचले पायदान में है। इसलिए ज्ञान के मंदिर में, ज्ञान के काबे में, ज्ञान के गुरुद्वारे में इनका प्रवेश नहीं है, और इसलिए एक अलग तरह के इतिहास लिखे जाने की ज़रूरत है, एक अलग नज़रिए के साथ। यह राजनीतिक चेतना के आधार पर भी संभव हुआ, राजनीतिक चेतना का इसमें योगदान है। तो मैं ये कह रहा था कि 2005 की अगर देखें, कैदी और कोकिला, आखिर क्या वजह है कि 2000 जिस समय अगर आप देखें तो दूसरी तरह की शासन व्यवस्था थी केंद्र में, और 2005 तो उसमें भी देखें कि दूसरे तरह की शासन व्यवस्था थी केंद्र में। दोनों एक दूसरे से कम राजनीतिक रूप से भिन्नता, मत विभिन्नता रखते हैं, इतना तो कहा ही जा सकता है। बावजूद एक विषय पर ऐसा तो है नहीं कि दोनों ने मिलकर यह तय किया होगा 2000 से पहले ही कि भाई जब भी हम टेक्स्ट बुक बनाएंगे, जो राजनीतिक सत्ता के साथ टकराने वाले साहित्य हैं, राजनीतिक सत्ता को प्रश्नांकित करने वाले हैं, शक्ति संबंधों के बारे में कहने वाले हैं, ताकत के बहाव को देखने वाले हैं कि बहाव कैसा है, ताकत की वैधता अवैधता की जांच करने वाले जो कुछ भी हैं, उनके संबंध में हम खामोशी बरत लें, ऐसा नहीं है। ऐसा किसी कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में शायद यकीन नहीं किया जा सकता। बावजूद भी ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए एक व्यापक फलक की ज़रूरत है, और वह फलक संभवतः एक फलक हो सकता है वह कि राजनीतिक समझ के बारे में एक खास तरह का दर्शन हमें क्या परोस रहा है, और हमें क्यों राजनीतिक चेतना की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि समय हो गया है, मैंने आप लोगों का काफ़ी समय लिया, आप लोग मेरे साथ रहे और अपनी बीच बीच में मुझे अपनी टिप्पणियों से सहयोग भी करते रहे, जिससे यह समृद्ध हो सका, मुझे अपनी चेतना लौटाने में सहायता मिली। आप सब लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। अब प्रश्न उत्तर अगर आप दें तो मैं ज़रूर पढ़कर यहाँ आपके प्रश्नों को उत्तरित करने का जवाब देने की कोशिश कर सकता हूँ। आपका स्वागत है, मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आपके अगर सवाल आएँ तो मैं उस पर कुछ कहूँ, कोशिश करूँ। आलोक जी का आया है, हम स्कूल शिक्षकों को तो सामूहिक रिप्रेजेंटेशन तक पर भी रोका गया है सर्विस रूल में। महत्वपूर्ण सवाल है, क्यों? यह आप देखेंगे कि व्यापक दर्शन की जैसे जैसे नव उदारवादी व्यवस्था अपनी पकड़ बनाती जा रही है, वैसे वैसे आप राजनीतिक चेतना के साथ ही नहीं, राजनीतिक एसोसिएशन से भी दूर किए जा रहे हैं, संगठनों से भी दूर। एक समय था, दौर था, अगर आप इसको रेखांकित करेंगे तो वो लगातार वो दौर बढ़ता जा रहा है। फ्री जोन बनाया जा रहा था, जहां आप ऐसा जोन श्रमिकों का, जहां पर आप कहीं भी ये नहीं हो सकते भाई आप संगठन नहीं बना सकते, वो फ्री जोन है। संगठन बनाने का आपका जो मौलिक अधिकार है, अपने अधिकारों के संबंध में, अपनी दुविधाओं के संबंध में, अपनी तकलीफ़ों के संबंध में, तो वो फ्री जोन बनाया जा रहा था। उसका कुछ तकनीकी नाम भी है, लेकिन लगातार वो बढ़ता जा रहा है। विश्वविद्यालयों में बढ़ता जा रहा है, स्कूल के शिक्षकों में आपने सही कहा कि वो अपना एफिलिएशन नहीं दिखा सकते हैं, सर्विस रूल ऐसा है, कोई ऐसा लेख नहीं सकते हैं। यूनिवर्सिटी में तो अभी फिर भी कुछ ऐसी जगह बची हुई है, लेकिन वह भी जगह जाने वाली। लगातार यूनिवर्सिटी का जो
और राजनीतिकरण किए जाने पर जोर दिया जा रहा है और राजनीति पर रहने वाले लोग जिस तरह से भुगत रहे हैं, वह बता रहा है कि चौतरफा प्रहार है और वो धीरे धीरे घटेगा और यहाँ से भी जगह आएगा। यह एक दर्शन के तहत किया जा रहा है और एक प्रयोजन की तरह किया जा रहा है। यह किसी एक समय विशेष या किसी एक दर्शन में मुझे नहीं दिखाई देता है। एक लंबे दर्शन जो सबको चला रहा है, हर तरह की व्यवस्था और विचारधारा को चला रहा है, संभवतः उसकी जड़ें हमें वहाँ देखनी होंगी। नव उदारवाद का जो पूंजीवाद का पहला दौर था वह कुछ अलग तरह का दौर था, नव उदारवादी दौर कुछ अलग दौर है। दोनों का बिहेवियर अलग है। एक लोकतंत्र में अभिव्यक्ति को जगह दे रहा था, दूसरा लोकतंत्र में अभिव्यक्ति को जगह नहीं दे रहा है। यह शिफ्ट नव उदारवाद और पूंजीवाद में कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसको समझने पर हमें यह पता चल जाता है कि यह क्यों हो रहा है और किस वजह से राजनीतिक चेतना के साथ एक समझी बूझी गई एक चुप्पी और दरकिनारी की जा रही है। न्याय, एक सवाल आया, न्याय, समता, महिला आज़ादी इत्यादि की बात करते ही वामपंथी या कम्युनिस्ट कह दिया जाता है, क्यों? देखिए, किसी को कुछ, किसी को कुछ, है ना। ये जिसके एक जो है फिल्मों में दिखा देता है, जो मार्शल आर्ट की फिल्में हैं उसमें दिखाई देता है, एसिसिनेटर्स होते थे, नियुक्त किए जाते थे जिसको एसेसिन करना है और किसी व्यक्ति को मार देना है। फिर बाद में भारतीय राजनीति और विश्व में भी ऐसे एसेसिनेटर्स दिखाई दे रहे हैं, अभी भी दिखाई देते रहे हैं। लेकिन यह केवल भौतिक तौर पर नहीं होता है, यह एक तरह का मानसिक और भावनात्मक और विचारात्मक रूप से भी होता है। वह चरित्रहीनता लगातार एक ताकतवर औजार है जिसको लगातार एक शब्द को भ्रष्ट करके लगातार उसको भ्रष्ट किया जाता है, उस शब्द को उसके साथ एक गलत कोनोटेशन दिया जाता है और उसको भ्रष्ट करके फिर उस शब्द का चेपी उससे लगा दिया जाता है ताकि जन वैधता, लोक वैधता, जन समर्थन उसे न रहे और फिर उसको घेर कर अकेले स्वीकार किया जाता है। यह उसी राजनीति का हिस्सा है। एक स्मृति जी का सवाल है, लोकतंत्र लगातार बढ़ते हुए क्रम में होना यह बताता है कि ये एक तरह की सोची समझी बात